हेलो फ्रेंड्स, एवं अपना अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से आया हूं। देखिए, जो इसमें हम पढ़ रहे थे पीछे, तो हम लोगों ने पूरा इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन पढ़ा हुआ था बीएससी फर्स्ट ईयर में। ठीक, अभी जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में है, इलास्टिसिटी। तो भी कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर कि मैकेनिक्स में भी कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो है वो बता दीजिए, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक, तो मैंने इलास्टिसिटी टॉपिक को चूज किया क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इलास्टिसिटी से आता है। तो इलास्टिसिटी में जो ये हमारा पहला लेक्चर है, पहला क्या 0th लेक्चर मैंने लिख रखा है इसको, जो हमारा है लेक्चर नंबर 0, देख पा रहे हो आप लोग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो फर्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि पीछे भी आप लोगों ने देखा कि जो हमारा पहला लेक्चर होता है किसी भी चैप्टर का, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो आज का जो मेरा पहला लेक्चर होने वाला है इसमें क्या देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और थोड़े से कुछ बेसिक टर्म्स, यानी किस किस टर्म का यूज करेंगे हम लोग पूरे इलास्टिसिटी के दौरान, कहाँ पे कौन कौन सा टर्म हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक, तो चलते हैं अपने पहले पेज पे। इसमें कुछ बेसिक डिफिनीशंस हैं जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मैक्सिमम चीज़ें इसमें से। तो इस डिफिनीशंस को मैंने लिस्ट कर रखा है पहले से, क्योंकि ड्यूरिंग वीडियो इसको लिखना बहुत लार्ज टाइम टेकन होता है, तो ये टाइम टेकन ना हो इसलिए मैंने पहले से इसको लिख रखा है। ठीक, मैं एक एक डिफिनेशन को इसमें समझा देता हूँ क्या क्या होता है और आगे बढ़ जाऊँगा मैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, इलास्टिसिटी। ठीक, अब इलास्टिसिटी होता क्या है तो समझिए थोड़ा सा। किसी भी मटेरियल को अगर हम लोग उसके शेप एंड साइज में चेंज करते हैं, या उसको कंप्रेस करते हैं, या फिर उसको एक्सटेंड करते हैं, तो आफ्टर कंप्रेशन या एक्सपेंशन, या जब भी उसके शेप एंड साइज को चेंज करते हैं तो उसको हम लोग डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक, मतलब उसके फॉर्म को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो डिफॉर्मेशन करने के बाद वो ऑब्जेक्ट अपने प्रीवियस स्टेट को रीगेन कर पा रही है कि नहीं। ठीक, अगर वो बॉडी अपने प्रीवियस स्टेट को रीगेन करती है, मतलब वो किसी भी चीज़ को, जैसे रबड़ है, रबड़ को मैंने खींच के बढ़ा दिया उसकी लंबाई, और उसके बाद उसको मैंने छोड़ा, तो क्या होगा, अपने प्रीवियस स्टेट में आ जाएगा। तो ऐसी बॉडी जितने भी होंगी उन सारे बॉडीज़ को की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी। मतलब जिन भी बॉडीज में ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी जिसको के शेप एंड साइज को चेंज किया जाए और उसको छोड़ दिया जाए, तो शेप एंड साइज को चेंज करने के बाद छोड़ने पर तुरंत वो अपने प्रीवियस स्टेट को रीगेन कर लें। ठीक, दूसरी चीज़, इलास्टिक बॉडीज जो होंगी, उन इलास्टिक बॉडीज में जैसे कि अगर हम लोग रियल लाइफ में बात करें अपने, तो इसे हम लोग को पता है कि इलास्टिक का मतलब क्या होता है, लचीलापन। तो हम लोग समझते हैं कि जितना कोई बॉडी लचीली होगी वो उतनी ज़्यादा इलास्टिक कही जाएगी। ठीक, बट फिजिक्स में थोड़ा सा चेंज है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें जो भी बॉडी लचीली कम होगी उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, फिजिक्स में ये चीज़ होती है, ध्यान दीजिएगा। रियल लाइफ में क्या है कि कोई बॉडी लचीली ज़्यादा है तो उसको इलास्टिक हम लोग ज़्यादा समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि आप लोग मानते हैं कि स्टील जो होता है, स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है रबड़ के कंपैरिजन में, ध्यान दीजिएगा। रबड़ के कंपैरिजन में स्टील जो है वो ज़्यादा इलास्टिक माना जाता है फिजिक्स में। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि इलास्टिसिटी जो को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो मैंने लिख रखा है उसको क्या लिखा हुआ है मैंने बता दूं एक बार। द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइड आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। मैंने यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स का नाम नहीं लिया अभी। ठीक, एक्सटर्नल फोर्सेस में कुछ भी हो सकता है, उस एक्सटर्नल फोर्स को ही हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे अभी आगे। ठीक, तो ये चीज़ है। दूसरी बात आती है कि हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, जो इलास्टिक मटेरियल्स होंगे या जो प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी मटेरियल्स में, वो किसके लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग एक नाम सुने होंगे, आइसोट्रॉपिक मीडियम, हो सकता है केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाया गया हो। तो आइसोट्रॉपिक मीडियम क्या होता है, एक ऐसा मीडियम जिसमें किसी भी डायरेक्शन पर किसी भी पॉइंट में चले जाएं हम, तो वहाँ पे जो मीडियम की प्रॉपर्टी है वो सेम हो। ठीक, यानी कि मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज ना हो। जैसे कई बार होता क्या है कि मान लीजिए किसी मटेरियल में आप लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वहाँ उसकी डेंसिटी घटती चली जा रही है, मटेरियल की डेंसिटी क्या है, घटती चली जा रही है। या हो सकता है कि उनके बीच का इंटर स्टेप स्पेसिंग, जो एटॉमिक स्पेसिंग होती है, वो चेंज होती चली जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उस टाइप के मटेरियल्स को हम लोग क्या कहेंगे, एनिसोट्रॉपिक मीडिया। देख लीजिए, दोनों चीज़ लिखा हुआ है मैंने। एक लिखा हुआ है आइसोट्रॉपिक मीडियम। तो आइसोट्रॉपिक मीडियम का मतलब क्या है कि किसी भी डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे हम जाएं तो मीडियम की प्रॉपर्टी सेम बनी रहे, मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज ना हो। तो ऐसे मीडियम्स को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोट्रॉपिक मीडियम। तो इसकी डिफिनेशन जो लिखी गई है क्या लिखी गई है, द मीडियम इन विच प्रॉपर्टी आर सेम एट ईच पॉइंट एंड इन एवरी डायरेक्शन। ठीक, कॉल्ड आइसोट्रॉपिक मीडियम। मैं बोल इसलिए रहा हूँ ताकि हो सकता है कि आप लोगों को कम दिख रहा हो,
साइज छोटा छोटा है, तो इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ उसको। ठीक, इसमें देखिए ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस कैन बी कंसिडर्ड एट आइसोट्रॉपिक मीडियम, मतलब सभी लिक्विड्स और गैसेस को हम लोग आइसोट्रॉपिक मीडियम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए एनिसोट्रॉपिक मीडियम की बात आती है। तो एनिसोट्रॉपिक में क्या हो जाएगा, इसको नॉन आइसोट्रॉपिक भी बोलते हैं, एनिसोट्रॉपिक या नॉन आइसोट्रॉपिक। तो एनिसोट्रॉपिक या नॉन आइसोट्रॉपिक क्या होंगे, ऐसे मीडियम्स जिनमें प्रॉपर्टीज सेम ना हो। ठीक, जैसे आप लोगों ने एक नाम और सुना होगा क्रिस्टलाइन और एमार्फस, एक बेसिक में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक, और एमार्फस में क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंस होता चला जाता है, चेंज होता चला जाता है। तो उसी टाइप से ये है कि यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट पॉइंट्स पे जाने पर मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज होगी। ठीक, इसको हम क्या बोल देंगे, एनिसोट्रॉपिक मीडिया या नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम। ठीक, नेक्स्ट जो आता है वो हमारा है रिजिड बॉडीज। ठीक, ध्यान से देखते जाइएगा, ये मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया। ठीक, नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, रिजिड बॉडीज। ठीक, कुछ लोग रिजिड बॉडीज पढ़ते हैं, कुछ लोग रिजिड बॉडीज भी पढ़ते हैं, दोनों ठीक है। रिजिड बॉडीज में क्या होता है, ऐसा तो नॉर्मली जितने भी बॉडी होंगे उस पर हम लोग अगर सफिशिएंट फोर्स या इनफ लार्ज फोर्स हम लोग उस पर अप्लाई करें तो उससे शेप एंड साइज में चेंज आ ही जाएगा। बट फिर भी एक लिमिट तक हम लोग मानते हैं कि कुछ बॉडीज़ क्या होंगी, रिजिड बॉडीज होंगी। जैसे कि ब्रिक्स हैं, तो ब्रिक्स पर अगर हम एक लिमिटेड फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप एंड साइज में कोई खास चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा ही नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिजिड बॉडीज। तो रिजिड बॉडीज का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, लिमिटेड फोर्स। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इलास्टिक लिमिट की बात हम हमेशा करेंगे, क्योंकि एक फोर्स या फिर एक लिमिटेड फोर्स के बाद हर एक बॉडी को ब्रेक किया जा सकता है। ठीक, तो वो इलास्टिक भी नहीं रहेगा। ठीक, आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को। तो रिजिड बॉडीज़ का मतलब सिंपल सा है कि हम जब फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के दौरान उनके आपसी एटम्स के बीच में जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बीच में कोई रिलेटिव पोजीशन में चेंज ना आए। ठीक, या रिलेटिव पोजीशंस में डिस्प्लेसमेंट ना हो, चेंज ना आए, तो उस टाइप के बॉडीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, रिजिड बॉडीज़। सिंपली इतना समझ लीजिए कि फोर्स लगाने के बाद उसमें कोई डिफॉर्मेशन ना हो या उसके शेप एंड साइज में कोई भी चेंज ना हो, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, रिजिड बॉडीज। वही चीज़ मैंने लिख रखा है, इफ़ यू हैव गिवन अ बॉडी एंड इफ ए स्ट्रांग फोर्स इज अप्लाइड। ठीक, तो स्ट्रांग फोर्स में सफिशिएंटली लार्ज फोर्स नहीं लिया गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं स्ट्रांग फोर्स लिखा जरूर हूँ, बट स्ट्रांग फोर्स का मतलब लिमिटेड फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, अप्लाइड ऑन इट एंड देयर इज नो चेंज इन इट्स शेप एंड साइज, शेप एंड साइज में चेंज नहीं, देयर इज नो चेंज इन इट्स रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल्स। यहाँ मैंने ये भी चीज़ लिख रखा है, या तो आप लोग ये लिखिए शेप एंड साइज, या फिर ये लिख लीजिए रिलेटिव पोजीशंस ऑफ इट्स पार्टिकल, देन द बॉडी इज कॉल्ड परफेक्टली रिजिड बॉडी। ठीक, तो ये चीज़ होता है। इसके बाद मैंने एक नोट्स भी नीचे डाला हुआ है, नोट आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ मैंने क्या लिखा, नन बॉडी इज परफेक्टली रिजिड, मतलब कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होगी। मतलब किसी भी बॉडी को अगर हम सफिशिएंटली लार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे, किसी भी बॉडी पर सफिशिएंटली लार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी, यानी कि उसका जो डिफॉर्मेशन है वो होना तय है। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, ये सब टर्म्स मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इन टर्म्स का मैं बार बार यूज़ करूँगा पूरे इलास्टिसिटी के दौरान, इन सारे वर्ड्स का मैं बार बार यूज़ करूँगा। ठीक, तो उसका मतलब आप लोग समझते रहिएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, कोई भी एक एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, किसी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स जो उस बॉडी के शेप एंड साइज में चेंज कर दे। ठीक, तो कोई भी एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स अगर बॉडी के शेप एंड साइज को चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। उसको प्रेशर भी बोल सकते हैं, प्रेशर भी होता है, तो हमेशा प्रेशर नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फोर्स अलग अलग होंगे, उसके हिसाब से स्ट्रेस अलग अलग होगा, तो हमेशा प्रेशर नहीं बोल सकते, तो इसका एक स्पेशल नाम दे दिया क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब जो बॉडी को डिफॉर्म कर दे। ठीक, तो अ फोर्स विच चेंजेज इट्स साइज एंड शेप आर बोथ, मतलब साइज चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, दोनों भी चेंज कर सकता है। ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अभी मैंने पीछे बताया इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अब यहाँ पे मैंने लिखा परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज क्या होती हैं, अगर किसी बॉडी को हम लोग डिफॉर्म कर रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके, अब देखिए यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, पीछे के जो टर्म्स मैंने बताया उन्हीं सारे टर्म्स का मैं आगे यूज़ करूँगा।
किसी बॉडी को मैं डिफॉर्म कर रहा हूँ डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके, और उसके बाद उस फोर्स को हटाया जा रहा है। डिफॉर्मिंग फोर्स को जैसे ही रिमूव किया, उसको हटाते ही तुरंत वो बॉडी अपने प्रीवियस स्टेट को रिगेन कर ले, ठीक। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। बट कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं होती, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग उस फोर्स को थोड़ा सा भी एक्सटेंड कर दिए, इलास्टिक लिमिट से थोड़ा सा भी आगे बढ़ा दिए, तो वो बॉडी फिर से अपने प्रीवियस स्टेट को कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाएगी। रिगेन करेगी बट कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाएगी। जैसे इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को अगर आप थोड़ा सा खींच करके छोड़ेंगे तो वो अपने प्रीवियस स्टेट में आ जाएगा, उसकी लेंथ सेम बनी रहेगी। लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा खींच दिया या उसके इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा खींच दिया, तो वो रिगेन तो करेगा बट प्रीवियस लेंथ पे नहीं आएगा, वो उसका लेंथ कुछ ना कुछ पड़ जाएगा, ठीक। तो इसमें जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की बात की जाती है, तो इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, इफ़ अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप completely immediately after the removal of deforming force is called perfectly elastic body, ठीक। इसका एक एग्जांपल है क्वार्ट्ज फाइबर, ठीक। ये क्वार्ट्ज फाइबर परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है बट उसके नियरेस्ट है। नियरेस्ट होने का मतलब कि इसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एज्यूम कर सकते हैं, बट है नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ है। इसी तरह से हम लोग आगे चलेंगे प्लास्टिसिटी। जैसे इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी थी, वैसे क्या होती है, प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है। अब प्लास्टिसिटी में क्या होता है, इलास्टिसिटी में क्या है, बॉडी अपने प्रीवियस स्टेट को रिगेन करती है। प्लास्टिसिटी में क्या होगा, बॉडी अपने प्रीवियस स्टेट को रिगेन करने के लिए टेंड ही ना करे, ठीक। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को किसी भी चीज़ के शेप को चेंज किए और वो टेंड ही नहीं कर रहा है कि अपने प्रीवियस स्टेट को रिगेन करे, ठीक। तो ऐसे बॉडीज की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी, ठीक। जैसे इसमें मैंने लिख रखा है, इफ अ बॉडी डज नॉट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स देन द बॉडी इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडीज। मतलब इस टाइप की जो बॉडीज होंगे उनको प्लास्टिक बॉडी कहेंगे। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। यहाँ पे दिस है, 10 हो गया आज गलती से, ये दिस प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, ठीक। टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी पर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए और वो बॉडी डिफॉर्म हो, उसके बाद फोर्स हटाने के बाद वो अपने प्रीवियस स्टेट को रिगेन करने के लिए टेंड ही नहीं कर रही है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, प्लास्टिक बॉडी हो जाएंगी और उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे प्लास्टिसिटी, ठीक। अब देखिए परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज क्या होती हैं। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज का मतलब है कि कोई भी बॉडी ऐसी हो जिस पे हमने डिफॉर्म किया और डिफॉर्मेशन के बाद फोर्स हटाने पे जितना डिफॉर्म कर दिया था मैंने, उससे थोड़ा सा भी अपने प्रीवियस स्टेट को रिगेन करने की कोशिश नहीं की या प्रीवियस स्टेट को रिगेन नहीं किया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज, ठीक। अब इसमें देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इफ अ बॉडी डज नॉट शो एनी टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स देन इट इज सेड टू बी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज, ठीक। अब इसमें मैंने लिखा जो एग्जाम्पल है पैराफिन वॉक्स, जो मोम होता है, ठीक। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मोम जो होता है, मोम में क्या होता है कि इसको अगर आप लोग दबा के छोड़ देंगे तो दबा ही रहेगा, थोड़ा सा भी ऊपर नहीं आएगा ये। उसी तरह से वाल पुट्टी होती है, जो वाल पुट्टी हम लोग दीवारों में यूज़ करते हैं, वाल पुट्टी की भी प्रॉपर्टी सेम होती है। एक में इसमें एक नाम और आता है चाइना क्ले, ठीक। तो वाल पुट्टी चाइना क्ले का ही एक पार्ट है, कह सकते हैं एक तरह का पाउडर ही है। तो चाइना क्ले भी ये टेंडेंसी शो करती है। चाइना क्ले को भी या गीली मिट्टी कोई भी ले लीजिए, गीली मिट्टी को आप दबा के छोड़ देंगे तो अपने आप ऊपर नहीं आएगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ है, कोई भी बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होती, ठीक। कुछ न कुछ अपने शेप को रिगेन करने की कोशिश करती है। हो सकता है कि वो बहुत कम हो, डिटेक्टेबल ना हो, लेकिन करती है। हर एक बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक भी नहीं होती, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारी कुछ डिफिनीशंस थी जो हम लोग आगे वाले टॉपिक्स में यूज़ करेंगे। और इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स का नाम बार बार आएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद इलास्टिक बॉडीज, प्लास्टिक बॉडीज़ का नाम बार बार आएगा, ठीक। अब और आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें। तो देखिए आगे मैंने लिख रखा है स्ट्रेस, ठीक। आप लोग देख पा रहे होंगे अगला टॉपिक क्या लिखा मैंने, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है, तो किसी भी बॉडी को अगर हम डिफॉर्म कर रहे हैं तो डिफॉर्मेशन के दौरान हम एक एक्सटर्नल एजेंसी उस पर वर्क कर रही होगी, सिंपल सी बात है। तो एक्सटर्नल एजेंसी जब वर्क करती है तो एक इंटरनल फोर्स भी जनरेट होता है। उसी समय एक बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्स जनरेट होता है जो कि एक्सटर्नल बॉडी के फोर्स को अपोज करता है, और वही बॉडी को अपने प्रीवियस स्टेट में लाने के लिए क्या करता है, टेंड करता है।
तो यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब क्या है, जो इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं उसको, उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम ले लें तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक, तो देखिए इसका फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपान एरिया। ठीक, अब देखिएगा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ फोर्स अपान एरिया जब मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ फोर्स इंटरनल लिखा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्योंकि एक क्वांटिटी होती है प्रेशर, आप लोग पढ़े होंगे, और प्रेशर का भी फार्मूला होता है F/A, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो प्रेशर का फार्मूला अगर F/A होता है तो यहाँ जो F होता है वो कौन सा होता है, एक्सटर्नल। ये वाइवा के दौरान बहुत बार पूछा गया है कि अगर स्ट्रेस भी F/A होता है और प्रेशर भी F/A होता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो स्ट्रेस होता है वो इंटरनल फोर्स के कारण जनरेट होता है, यानी इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन लेंगे तो क्या जनरेट होगा, स्ट्रेस। और एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है तो उसको प्रेशर बोल देते हैं। ठीक, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी में आता है, फोर्स लगा हुआ है तो वेक्टर क्वांटिटी सिंपल बात, बट स्ट्रेस में क्या है कि जब फोर्स लगता है तो दोनों तरफ लगता है। ठीक, मतलब इसका एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस का एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक वायर है, कोई वायर लिया हमने और वायर पर कुछ वेट मैंने नीचे की तरफ लटकाया mg। ठीक, अब वायर पर जितना वेट हमने नीचे लटकाया तो इसके अंदर किसी भी एरिया को लूँगा मैं तो इस पर फोर्स ऊपर भी लग रहा होगा और फोर्स नीचे भी लग रहा होगा, तो पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेस। ठीक, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा ये। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या हो, कैसे कैसे कितने टाइप्स के होंगे। तो देखिए ये सब चीज़ें मैंने जो लिखा हुआ था उसको मैं हटाया हूँ। स्ट्रेस कितने टाइप का हो सकता है। ठीक, इसमें जो पहला नाम आता है वो होता है टेंसाइल स्ट्रेस, इसको क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, या इसी को हम लोग एक्सटेंशनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। ये तीनों नाम है, तीनों अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम यूज़ किया गया है। तो मोस्टली जगहों पे आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, मोस्टली यहाँ पे क्या मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसी को हम लोग टेंसाइल भी बोलते हैं और एक्सटेंशनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। अब टेंसाइल या एक्सटेंशनल स्ट्रेस होता क्या है, तो फोर्स लग रहा है और फोर्स लग करके किसी भी बॉडी के लेंथ में चेंज करे, यानी कि फोर्स अगर लेंथ के अलांग लगा हो, जैसा मैंने अभी एग्जांपल लिया था, एक वायर है और इस पर फोर्स लगा हुआ है, यानी कि वेट मैंने लगा दिया क्या, W इक्वल्स टू mg। अब इस वेट के कारण ये वायर जो है इसके लेंथ में चेंज हो रहा है। ठीक, तो वायर में जब लेंथ में चेंज होता है तो उस चेंज के दौरान जो इसके पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर फोर्स लगेगा, इंटरनल फोर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक, तो लेंथ के अलांग बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये चीज़ कि लेंथ के अलांग बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। इसी को हम लोग टेंसाइल भी बोलते हैं, चूँकि वायर खींच रहा है तो इसमें तनाव बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है तो इसके चलते इसको क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। या इसी को हम लोग एक्सटेंशनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। एक्सटेंशनल क्यों, क्योंकि इस वायर के लेंथ में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा या फिर इंक्रीज करेगा लेंथ। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सटेंशनल स्ट्रेस। इसी तरह से अगर हम लोग बात कर लें इसी फोर्स का कि ये नीचे की तरफ फोर्स ना लग करके हम किस पे ऊपर तरफ फोर्स लगाएं। ठीक, या कह सकते हैं कि इसको मैं किसी बेस पर वायर को रख दे नीचे और ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर डाला जाए, तो अब इसके लंबाई में चेंज होगा बट लंबाई डिक्रीज करेगी। ठीक, तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहे थे तो उसको टेंसाइल या एक्सटेंशनल बोल रहे थे। अब डिक्रीज करने का मतलब क्या हो, कंप्रेस हो रहा है वायर। जब वायर कंप्रेस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशनल स्ट्रेस। ये ध्यान दीजिएगा, वायर जब कंप्रेस होगा तो उसको क्या बोल देंगे, कंप्रेशनल स्ट्रेस। ठीक, इसी तरह से आता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस में क्या होता है, जब बॉडी के किसी सरफेस पे नॉर्मली फोर्स लगता है, या ये कह सकते हैं कि बॉडी के सभी सरफेसेस पे एक साथ सेम फोर्स लगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ठीक, तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहाँ लगता है, जनरली वाटर के अंदर कोई भी चीज़ डाल दिए तो चारों तरफ से सेम फोर्स लगेगा। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। या कह सकते हैं कि अगर हम लोग बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पे क्या था, लेंथ में चेंज हो रहा था, या तो लेंथ एवरेज चेंज हो रहा होगा, यहाँ पे क्या चेंज होगा, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस।
ठीक, इसमें भी क्या होगा, फार्मूला वही फोर्स अपान एरिया, यानी एफ इंटरनल अपान एरिया, जितने एरिया पे फोर्स लग रहा होगा। ठीक, तो ये हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोला जाएगा। इसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस की, ठीक, तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, ये चौथा मैंने लिख रखा है। कुछ बुक्स में हाइड्रोस्टैटिक की बात नहीं की गई है, ध्यान दीजिएगा। इसकी बात नहीं की गई कुछ में, ठीक, तो सिर्फ कंप्रेशनल, टेंसाइल और टेंजेंशियल की बात की गई है। तो 4 हो गए हमारे में, 3 होते हैं जनरली। तो ऐसा हो सकता है। अब देखिए टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस में क्या होगा। टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस कब जनरेट होता है, जब फोर्स किसी भी बॉडी के सरफेस पर टेंजेंशियली वर्क करे। ठीक, टेंजेंशियली वर्क करने का मतलब क्या है, जैसे ये वायर ही है, अगर सिलिंड्रिकल वायर की मैं बात कर लूँ, ये सिलिंड्रिकल वायर है और इसको मैं रोटेट करूँ, या फिर मान लीजिए कि मेरा पेन है, इस पेन को पकड़ के मैं ऐसे रोटेट करने की कोशिश करूँ, तो ये सरफेस के टेंजेंट के अलग फोर्स वर्क करेगा ऐसे। तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल फोर्स। या कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी है ऐसे, जिसका नीचे वाला फिक्स क्या एंड क्या हो, फिक्स हो, और इसके ऊपर वाले सरफेस पे मैं एक फोर्स लगाऊं ऐसे, ठीक, तो ये इसके ऊपर वाले सरफेस को आगे ले जाएगा। ऊपर वाले सरफेस जब आगे ले जाएगा तो हमारा मान लीजिए कि ये जो लाइन थी वो चेंज होकर ऐसे बन गई और यहाँ एक एंगल बना थीटा। ठीक, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि पहले हमारी जो बॉडी थी ABCD शेप में थी। ठीक, और जब टेंजेंशियल फोर्स लगा के इसको आगे तरफ धक्का दिया गया तो उस केस में हमारा जो बॉडी है वो यहाँ B' तक आ गया। ठीक, तो जो हमारा रेशियो होगा B अपान B का, B' अपान, यानी चेंज जो हुआ वो ये जो लेंथ थी, इनिशियल लेंथ BC, इसका जो रेशियो आता है ये क्या कहलाएगा, सॉरी ये तो आपका उसमें चला जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेन में चला जाएगा। मैं स्ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। यहाँ स्ट्रेस में सिंपल सा हो जाएगा, फोर्स मतलब टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब किस एरिया पर ये लग रहा है। ठीक, तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करेंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ फार्मूला क्या आएगा स्ट्रेस के लिए, F/A की ही बात आएगी, F इंटरनल यहाँ पर भी होता है। ठीक, अच्छा, जो फोर्स हम एक्सटर्नली लगाते हैं उसी को इंटरनल फोर्स के बराबर मान लिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने W लगाया, वेट कहे लटकाया, इसी को मैं F भी बोल सकता हूँ। तो जब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है, मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा उस पर, तो जितना फोर्स एक्सटर्नली मैंने अप्लाई किया है उतना ही फोर्स इसके इंटरनल बॉडीज पे भी लग रहा होगा, यानी इसके इंटरनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या लग रहा होगा, सेम फोर्स लग रहा होगा जो कि एक्सटर्नली अप्लाई किया गया है। ठीक, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, जहाँ मैं F इंटरनल लिख रहा हूँ, F इंटरनल यहाँ पे F एक्सटर्नल की वैल्यू पुट की जा सकती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बॉडी मोशन में ना हो, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब मास लटकाया गया, वो स्टेबल हो गया। ठीक, तो ऐसा किया जाता है। तो F इंटरनल ही F एक्सटर्नल के बराबर होता है, या F एक्सटर्नल ही F इंटरनल के बराबर हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर टेंजेंट पे लगा है तो टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस बोला जाता है। ठीक, अब देखिए और थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग। तो हम बात करेंगे स्ट्रेन की। ठीक, अब स्ट्रेन क्या होता है, तो जैसे मैंने अभी बताया स्ट्रेस 3 टाइप के होते हैं, उसी के बेसिस पे स्ट्रेन भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक, अब स्ट्रेन होता क्या है, द रेशियो ऑफ चेंज इन एनी डायमेंशन ऑफ द डायमेंशन प्रोड्यूस्ड टू द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक, मैंने डायमेंशन वर्ड का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ लेंथ में भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है, सरफेस में चेंज हो सकता है। ठीक, तो हम लोग सीधे डायमेंशन का यूज़ कर रहे हैं डिफिनेशन लिखने के लिए, बट इसी स्ट्रेन को जब हम अलग अलग डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लिखा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखा, शियर स्ट्रेन लिखा, तो फिर वो डिफिनेशन चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अब देखिए डिफिनेशन के अकॉर्डिंग है क्या, चेंज इन एनी डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कोई वायर है, इस पर मैंने कोई वेट लटकाया W, और इसके लेंथ में जो इसका इनिशियल लेंथ था वो हमारा L था,
और जो लेंथ में चेंज हुआ ये डेल्टा एल है। ठीक, तो अगर डेल्टा एल चेंज हो रहा है तो जो डेल्टा एल यानी फ्रैक्शनल चेंज इसको कहते हैं हम लोग, डेल्टा एल अपान एल को फ्रैक्शनल चेंज। तो डेल्टा एल अपान एल जो है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेन। ठीक, तो मतलब सिंपल सी बात क्या है कि लेंथ में चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेन। और सिर्फ लेंथ में है तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये ध्यान दीजिएगा, लेंथ में चेंज हो रहा है मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो डेल्टा एल अपान एल का जो रेशियो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अगर सिर्फ स्ट्रेन का फार्मूला लिखना होगा तो आप लोग सीधे लिखिएगा चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन। अब डायमेंशन की जगह पे या तो लेंथ हो सकता है या वॉल्यूम हो सकता है या फिर जो सरफेस में शिफ्ट होगा वो हो सकता है। ठीक, शियरिंग स्ट्रेन जिसको हम लोग बोलेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें फिर से हम लोग बात करेंगे किसकी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में क्या आ जाएगा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में मैंने बताया कि ये भी स्ट्रेस के बेसिस पे 3 प्रकार के होंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 लिख रखा है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक लैटरल, दोनों से लगभग सेम ही है। ये ध्यान दीजिएगा, एक ही में है। ये 3 में नाम ले रहा हूँ तो आप लोगों को लग रहा होगा कि 4 लिखे हैं 3 बता रहे हैं। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल एक ही में आ जाता है। ठीक, माइनर चेंज है दोनों में। जैसे मैंने अभी बताया कि ये वायर है और इस पर मैं फोर्स लगा करके इसके लेंथ में चेंज कर रहा हूँ, और मान लीजिए कि किसी डायमेंशन पे इसमें जो चेंज हुआ वो डेल्टा एल चेंज हुआ यहाँ पे। ठीक, ये जो लेंथ है वो क्या है, डेल्टा एल है, और ये इनिशियल लेंथ जो था वो क्या था, यहाँ से यहाँ तक वो एल था। तो जब लेंथ में चेंज होगा तो डेल्टा एल अपान एल का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब लेंथ किसी भी वायर का इंक्रीज करते हैं हम लोग तो उसका विड्थ भी घटता है, यानी उसका डायमीटर क्या होगा, कम होगा। तो अगर यहाँ पे लेंथ के एलांग फोर्स लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लेंथ के एलांग फोर्स लगा हुआ है और लेंथ के एलांग ही चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल या लेंथ स्ट्रेन। ध्यान दीजिएगा, मतलब फोर्स के पैरेलल। ये चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे कई जगह पे यूज होना है, और जब वाई के ईटा सिग्मा में रिलेशन निकालेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जब फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, नीचे की तरफ फोर्स है, नीचे की तरफ लेंथ भी है, उसमें अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या इसको लेंथ स्ट्रेन कह देंगे हम लोग। ठीक, लेकिन फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर चेंज हो रहा हो, मतलब फोर्स नीचे की तरफ लगा हुआ है और चेंज कहाँ हो, इसके डायमीटर में परपेंडिकुलरली, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। ध्यान दीजिएगा, तो जब वायर के लेंथ में हम इंक्रीजमेंट करते हैं तो उसके डायमीटर में डिक्रीमेंट होता है। ठीक, तो जो डायमीटर अगर मैं इसका किसी इंस्टेंट पे डी मान रहा हूँ, ठीक, और चेंज होने के बाद मान लिया कि डायमीटर इसका ऐसे घट करके ये हो गया। ठीक, इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर दे रहा हूँ ये, तो इसमें जो चेंज आया वो कितना आया, डेल्टा डी का। अब डेल्टा डी का जो चेंज आया तो डायमीटर में डेल्टा डी का चेंज आया अपान ओरिजिनल डायमीटर डी है, ये जो आएगा इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लैटरल स्ट्रेन। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, यानी कि फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर चेंज हो रहा है, ठीक, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के डायमेंशन में चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटरल स्ट्रेन। इसी तरह से अब तीसरी बात करेंगे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। तो मैंने बताया कि जब नॉर्मल फोर्स लगता है किसी भी चीज़ पे तो उसको वॉल्यूम को चेंज करता है। अब वॉल्यूम को चेंज करता है तो चेंज इन वॉल्यूम अपान वॉल्यूम, मतलब ये हमारा जो वॉल्यूम को चेंज किया तो मान लो कि डेल्टा भी आपका वॉल्यूम चेंज हुआ। ठीक, और इनिशियल वॉल्यूम इसका वी था, तो चेंज इन वॉल्यूम अपान वॉल्यूम अगर हम लिखते हैं तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से ही आया, नॉर्मल स्ट्रेस भी कह सकते हैं उसको, वहाँ से ही आ गया। इसी तरह से बात होती है शियर स्ट्रेन की। अब शियर स्ट्रेन क्या होगा, तो शियर स्ट्रेन के लिए जो मैं पीछे बता रहा था अभी फार्मूला वो लगता है, सॉरी, शियर स्ट्रेन में देखिए क्या होगा। अभी मैंने जैसे बताया कि ये कोई बॉडी थी और इस पर टेंजेंशियली मैंने कोई फोर्स लगाया था। ठीक, बॉडी का जो ऊपर वाला सरफेस है, नीचे वाला सरफेस फिक्स है। ठीक, बट ऊपर वाला सरफेस कुछ टाइम इंस्टेंट बाद क्या होगा, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए थीटा एंगल ये बना रहा है,
इसको मैंने कहा था A B C D, इसको मैं मान रहा था B डैश, ठीक। तो जो इसमें चेंज आया, इसके अपर सरफेस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, B डैश का। तो जो रेशियो आएगा B डैश अपान इसका ओरिजिनल जो ये लेंथ था या जो दोनों सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितना था, BC। तो ये जो रेशियो आता है यानी कि चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट इन द अपर सरफेस टू द लोअर सरफेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सरफेसेस। ये जो रेशियो आएगा ये क्या बताएगा, शियरिंग स्ट्रेस, यानी कि शियरिंग स्ट्रेन। कंफ्यूज भी ना होइएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन में कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक। स्ट्रेस में हमेशा फोर्स अपॉन एरिया आएगा, स्ट्रेन में क्वांटिटी चेंज होंगी। स्ट्रेन में क्या होगा, जैसे लेंथ है तो डेल्टा L बाई एल आएगा, लेटरल की बात करेंगे तो डेल्टा D बाई डी आ जाएगा। डी मैं एक डायमीटर ले रहा हूँ, वहाँ पे डेल्टा R बाई आर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डायमीटर जो भी जूम कर लीजिए उसके हिसाब से। वॉल्यूम में डेल्टा V अपॉन V आएगा, और शियर में क्या आ जाएगा, B डैश अपॉन BC, यानी कि कंडीशन डिपेंड करेगा कि कैसे हम लोग उस बॉडी के सरफेस को घुमा रहे हैं, ठीक, या कैसे बॉडी के सरफेस को चेंज कर रहे हैं इनिशियल पोजीशन से, ये चीज़ है। इसके बाद एक टॉपिक और है इलास्टिक लिमिट, जो मैंने इसमें नहीं नोट किया हुआ है तो उसको मैं अलग से बताता हूँ। इलास्टिक लिमिट, ठीक। अब इलास्टिक लिमिट क्या होता है, तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता और ना ही परफेक्टली प्लास्टिक होता है। सारी बॉडीज इन दोनों के बीच में लाई करती हैं, ठीक। इन दोनों रेंज जो प्रॉपर्टीज हैं इनके रेंज में लाई करती हैं, ना तो परफेक्टली इलास्टिक होगी ना ही परफेक्टली प्लास्टिक होगी। तो अब इसमें इलास्टिक बॉडीज में इलास्टिक लिमिट क्या होगा, तो मैंने पहले ही एक चीज़ और बताया कि किसी भी बॉडी पे सफिशिएंटली लार्ज फोर्स हम नहीं अप्लाई कर सकते, एक लिमिटेड फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे मैं वेट लटकाया, ठीक, और इस वेट को इंक्रीज करते जा रहा हूँ, तो मैं क्या हमेशा इस वेट को इंक्रीज करते चला जाऊँगा तो क्या हमेशा ये अपने प्रीवियस स्टेट को रिगेन कर लेगा, नहीं करेगा। सिंपल सी बात है कि एक मैक्सिमम फोर्स होगा या मैक्सिमम वेट होगा जहाँ तक लटकाने पर ये अपने प्रीवियस स्टेट को रिगेन करेगा, लेकिन अगर उसके बाद मैंने उस पर वेट लटकाया तो वो अपने लेंथ को बढ़ा देगा, यानी कि स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी और वो अपने प्रीवियस स्टेट को